हेलो एवरीवन। आज हम एक बार फिर रजनीश केवी वर्सेस के दीपा के केस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कैसे वो पुराने जजमेंट से इस जजमेंट को अलग बनाए हैं और क्या कुछ नया राइट मिला है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या अलग आया है, क्योंकि उन्हें पुराना स्टेटस पता ही नहीं था। तो अब इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये होना चाहिए कि आर्टिकल 233 क्या कहता है और धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के केस में क्या कहा गया था, क्योंकि ये दोनों के बेसिस पे ही इस जजमेंट को दिया गया है। इट मीन्स इस जजमेंट में एक इंटरप्रिटेशन किया गया है आर्टिकल 233 का, बेसिकली क्लॉज 2 का, और उसके साथ ही धीरज मोर के जजमेंट को रिकंसीडर किया गया है इस कोर्ट में। इसका वैलिडिटी को चेक किया गया वेदर द जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द थ्री जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन धीरज मोर केस वाज साउंड और नॉट। तो इस चीज़ का वैलिडिटी डिसाइड किया है इस कोर्ट ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 233 क्या कहता है। तो आर्टिकल 233 जो है वो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के रिगार्डिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ये कहता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state। इट मीन्स कि यहाँ पे आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट की भी बात हो रही है और पोस्टिंग एंड प्रमोशन का भी बात हो रहा है। इट मीन्स प्रमोशन जहाँ भी बात आएगा वहाँ पे हम यही समझेंगे कि ऑलरेडी जो पहले से लोग अपॉइंटेड है जुडिशियल सर्विस में, उनके प्रमोशन को यहाँ पे गवर्नर के थ्रू ही किया जाएगा और इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोविजन से कोई भी हमारा कंट्रोवर्सी नहीं था। जो कंट्रोवर्सी था रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ 233 क्लॉज 2 था। अब 233 क्लॉज 2 कहता है a person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। अब ये जो अपॉइंटमेंट के लिए एक क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसी का इंटरप्रिटेशन धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के केस में किया गया था। 2020 में जजमेंट आया था यार। अब 2020 में जो जजमेंट आया है उसमें और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब धीरज मोर की जजमेंट में पर्टिकुलरली पैराग्राफ नंबर 45 में उस जजमेंट का फाइंडिंग था। अब क्या वो फाइंडिंग क्या था, पहले हम वो देख लेते हैं। अब पैराग्राफ 45 सेज इन द व्यू ऑफ अफोरसेड डिस्कशन we are of the opinion that for direct recruitment as district judge as against the quota fixed for the advocates or pleaders, incumbent has to be practicing advocate and must be in practice as on the cut-off date, and at the time of appointment he must not be in judicial service or other services of the union or state for constituting experience of 7 years of practice as advocate। Experience obtained in judicial service cannot be equated or combined, and advocate or pleader should be in practice in the immediate past for 7 years and must be in practice while applying on the cutoff date fixed under the rules and should be in practice as an advocate on the date of appointment। The purpose is recruitment from bar of a practicing advocate having minimum 7 years of experience। Therefore, इस जजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में केवल एक एडवोकेट को ही अपॉइंट किया जाएगा और वो एडवोकेट प्रैक्टिस में होना चाहिए फॉर इमीडिएट पास्ट ऑफ 7 ईयर्स। आई मीन अपॉइंटमेंट से जस्ट 7 साल पहले तक उनका प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके अलावा ही मस्ट बी इन प्रैक्टिस वाइल अप्लाइंग ऑन द कट ऑफ डेट। आई मीन जिस डेट पे अप्लाई किया जा रहा है उस डेट पे भी वो एडवोकेट ही होना चाहिए। और तीसरा, शुड बी इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इट मीन्स कि जो एडवोकेट होंगे, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, केवल वही अपॉइंट हो सकते हैं एज पर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन धीरज मोर वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। अब इसी की वैलिडिटी को और आर्टिकल 233 को इंटरप्रेट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया गया। इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया था इसमें। तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उनका कहना है, जो कि बहुत ही वैलिड इंटरप्रिटेशन है, जो कि पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2 बार कह चुकी है, उसी चीज़ को फिर से
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया और कहा कि जब क्लॉज 2 हम पढ़ रहे हैं 233 क्लॉज 2 का, तो वो बात करता है अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्लॉज 2 को बताया गया है कि इसमें 2 तरह के लोगों का बात हो रहा है। पहले वो जो कि ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में है, सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, ठीक है? और दूसरे जो सर्विस में नहीं है। अब ये जो क्लॉज 2 है, जो सर्विस में नहीं है, उनके क्वालिफिकेशन का बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जो सर्विस में नहीं है, उनको एलिजिबल होने के लिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, और उनका रिकमेंडेशन होगा हाई कोर्ट से, तभी वो अपॉइंट होंगे। दिस क्वालिफिकेशन इज ओनली फॉर दोज हु आर नॉट इन सर्विस, और जो सर्विस में है उनके क्वालिफिकेशन का बात ही नहीं किया गया है। तो इस ग्राउंड पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए ये डिसीजन आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कोई इनके क्वालिफिकेशन जो सर्विस में ऑलरेडी है उनके क्वालिफिकेशन का बात ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये डिसीजन दे रहे हैं कि जो भी ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में है। अब हाँ, ये एक इंटरप्रिटेशन किया गया जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कर रखा है पहले, उसका रेफरेंस हमारे जजमेंट में है। इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो वर्ड सर्विस यूज किया गया है, नॉट ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, जो यूज बोला गया है आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में, उसमें द वर्ड सर्विस मीन्स जुडिशियल सर्विस। थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, जहां पे केवल जुडिशियल सर्विस वालों को ही अलाउ किया गया है कि जिनके पास जुडिशियल सर्विस का एक्सपीरियंस होगा, उन्हें ही आप अलाउ किए हैं कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी एलिजिबल हैं। अब ये एप्लीकेबल केवल जुडिशियल सर्विस के लिए क्यों किया गया है इस जजमेंट में, उसका भी रीजन है क्योंकि इसमें कंबाइंड एक्सपीरियंस का बात किया गया है, कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और जुडिशियल सर्विस में। तो इसलिए यहाँ पे केवल जुडिशियल सर्विस को अलाउ किया गया है। बट एज पर द डिसीजन लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केवल सर्विस वर्ड यूज किया गया है। तो इसका अगर हम लिटरल इंटरप्रेट भी करेंगे तो सर्विस में कोई भी सर्विस हो, यूनियन चाहे स्टेट का, वो सारे सारे एलिजिबल हैं। बट ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है केवल जुडिशियल सर्विस को ही माना जाएगा। तो यही जो इनका डिसीजन है, वो एज पर धीरज मोर के जजमेंट से डिफरेंट कैसे हुआ है कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि जुडिशियल सर्विस वाले इन एनी केस वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। बट इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रिलीफ दे दिया है, और बहुत बड़ा रिलीफ है कि नहीं, ये क्वालिफिकेशन जो है इट इज़ ओनली फॉर दोज हु आर नॉट ऑलरेडी इन सर्विस। जो पहले सर्विस में नहीं है उनके लिए ये क्वालिफिकेशन है, उनको 7 साल का प्रैक्टिस कंपलसरी है। बट जो ऑलरेडी इन सर्विस में है, अगर वो जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करने से पहले भी 7 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, या फिर पहले फॉर एग्जांपल कंबाइंड सर्विस का जहां बात किया गया है, मान लीजिए पहले वो 3 साल का एक्सपीरियंस लिए, फिर 4 साल एज ए जुडिशियल सर्विस वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो भी वो एलिजिबल है। ओवरऑल 7 ईयर ऑफ सर्विस हो गया उनका, एक्सपीरियंस हो गया उनके पास, तो वो एलिजिबल है। तो इस वे में धीरज मोर के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया, और ये नया केस आ गया जो कि एक प्रेसिडेंट अब बन गया है। और अब इसी बेस पे सारे जो भी केसेस होंगे वो डिसाइड करेंगे, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है। अगर कोई पेंडिंग केसेस है तो वो इस ग्राउंड पे ही डिसाइड किए जाएंगे एज पर द टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हम समझाएं, और यही डिफरेंस था, और यही बहुत बड़ा जजमेंट है ये। जितने भी जुडिशियल सर्विस में हैं अभी भी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इससे। और इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब हम एलएलएम कर रहे थे तो हमारे साथ एक हमारे बैच में ही थे, हमारे काफ़ी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका, अमित कुमार सिंह। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज जुडिशियल सिविल जज जूनियर डिवीजन इन बिहार स्टेट। वो एट दैट टाइम ही बोले थे कि अनुराग ये जजमेंट गलत है और इंटरप्रेट गलत किया गया है। और वो जो बोल रहे थे उस दिन, उस समय मुझे ऑब्वियसली हमको उतना समझ नहीं था, उतना हम नहीं समझ पा रहे थे। उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग तब से था, और वो जो उस समय बोले थे वो आज जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया। तो स्टिल आई मिस कि वो कितना उस टाइम में उनको कितना समझ था, जो हमको नहीं समझ में आ रहा था उस समय, क्योंकि हम भी उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे बोल रहे हैं। बट देखिए वो आज सही हुआ है, तो हम काफ़ी याद किए उनको। वो पता लगा अभी बात नहीं हुआ उनसे, कोशिश करेंगे कि हाँ, उनसे भी बात करें जल्दी और उनको याद दिलाएँ। क्या पता वो खुद याद होगी या नहीं उनको, उसको आई एम नॉट श्योर कि उनको याद भी होगा। हो सकता है याद भी हो, बट उनसे भी डिस्कस करेंगे इस बारे में हम। चलिए, तो ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था इस जजमेंट का और इस प्रोविज़न का, और धीरज मोर के जजमेंट को कैसे रिलेट किया गया है, ये सारा कुछ इसमें दे दिया गया है। फिर और भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो इस जजमेंट को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमको उसका आइडिया होगा, हमको समझ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको ज़रूर समझाएँगे। थैंक यू।